ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में मुगल इरा में आप सबको पता है अकबर को देख चुके थे। आज हम एक नए टॉपिक जहांगीर को समझेंगे। जहांगीर के बारे में आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हेडिंग छोटी सी डाल लीजिए। जहांगीर, इसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए। इतिहास में तो पूछा जाता है इसका मूल नाम क्या है, जैसे अकबर का आपने पढ़ा था जलालुद्दीन। इसी तरह इस जहांगीर का नाम नूरुद्दीन, याद रखना। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पढ़ा गया। याद रखेंगे, इसका पूरा नाम था, इसी तरह आपको याद भी रखना है। फिर इसके बाद इसका अगर पूछा जाए मूल नाम क्या था, मूल नाम याद रखना, इसका था सलीम। इसका सलीम नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि अकबर को कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर वो अकबर गया सलीम चिश्ती की दरगाह पर, यानी सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, याद रखना, सीकरी में। सीकरी में जब गया तो उसने कहा कि मेरे पुत्र नहीं हो रहे हैं, और सलीम चिश्ती से एक तरह से कह सकते हैं उसने विनती की। वहीं उन्हीं की दरगाह पर इसको ये कहा जाता है कि इस पुत्र रत्न की एक प्राप्ति हुई थी। यानी उसी के बाद जो जोधाबाई थी उनके एक तरह से पेट में सलीम आ गया था। ध्यान रखेंगे, इस तरह से सलीम का जन्म होता है। तो याद रखेंगे, इनकी अगर माता का नाम पूछा जाए तो माता थी इनकी जोधाबाई, और इन्हीं को ही हरखाबाई भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, हरखाबाई। तो ये इनकी माता थी सलीम की, और जिस समय सलीम का जन्म हुआ उसके बाद तो फिर आगे चल कर के मुराद, दानियाल, इन सब का भी जन्म होता है। लेकिन सलीम अकबर की पहली संतान थी। अकबर इसे चाहता भी बहुत था, लेकिन आगे चल कर के इसने कुछ ऐसे कार्य करने शुरू कर दिए जिस कारण अकबर से इसका विद्वेष होने लगा। यानी अकबर के बताए रास्तों पर ना चलने के कारण सलीम जो था वो आगे चलकर अकबर का ही दुश्मन बन गया। और फिर आगे चलकर आपने सबने देखा था कि कैसे ये विद्रोह करता है, और विद्रोह करने के बाद फिर इसे अंत समय में राजा अकबर द्वारा ही बना दिया जाता है। 1605 में जब अकबर एकदम कहते हैं कि मृत होने वाला था, उस समय उसने सलीम को बुलाया और अपनी जो सिर पर पगड़ी पहनता था उसकी ओर इशारा किया कि ये जो पगड़ी रखी इसको तुम धारण करो, और जो तलवार थी उसके जो कमर में बंधी हुई थी वो खोल करके सलीम को दे देता है। तो इस तरह करके सलीम जो था शासक बन गया। इसकी माता का नाम जोधाबाई था। सलीम ने अपने जीवन में कई सारी उपलब्धियां अर्जित की। जैसे ही ये शासक बनता है, याद रखना, इसका शासन वर्ष 1605 ईस्वी से चलता है और 1628 ईस्वी तक रहता है। इसके यानी जहांगीर यानी सलीम के शासनकाल की कुछ उपलब्धियां रही। ये जैसे ही गद्दी पर बैठता है वैसे इसने कार्य करने शुरू किए और एक आदेश जारी किया जिसमें 12 जो थे वो आदेश शामिल थे। तो आदेश जो जारी किया, और इसमें 12 आदेश शामिल थे, यानी 12 कानून शामिल थे। ध्यान रखेंगे, इन कानूनों में याद रखेंगे जो महत्वपूर्ण है। पहला तो उसने किया, नशाबंदी कर दी, यानी नशाबंदी कर दी। कहने लगा अब कोई नशा नहीं करेगा। इसी तरह उसने गुरुवार और रविवार को पशु हत्या पर रोक लगा दी। ध्यान से देखेंगे, पशु हत्या पर रोक लगा दी। इसके बाद उसने कान में बाली पहनना शुरू कर दिया। ये भी इसमें कहा गया है कि मुस्लिम जो हैं वो कान में बाली अब पहनेंगे, ऐसा कहा गया। कान में बाली।
साथ ही साथ कहा गया कि अब जो शारीरिक ऐसी सजाएं होती थी जिनमें हाथ काट देना, पैर काट देना, आंख फोड़ देना, यानी जो फिजिकल पनिशमेंट होते थे, यानी जो शारीरिक सजाएं होती थी, उनको समाप्त कर दिया गया। तो याद रखेंगे, शारीरिक सजाएं समाप्त, जिनको अंग भंग भी कहते थे, यानी अंग भंग अब बंद हो गया। अंग भंग की सजा समाप्त। तो इस तरह करके अब जहांगीर अपने आप को बहुत अच्छा भी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आगे चल करके कैसे इसके आगे समस्याएं आने वाली हैं वो भी आपको देखना है। तो इस तरह करके अंग भंग की पूछा जाता है सजा किस बादशाह ने समाप्त की, तो वो जहांगीर ही था। फिर इसके बाद में आते हैं कुछ और चीज़ें समझते हैं। मैं इसको शॉर्ट करके आपके सामने रखे दे रहा हूँ, जिसको नोट करना है वो नोट करता रहे साथ में। ध्यान से देखेंगे, इतना करने के बाद उसके समय कुछ समस्याएं आने वाली थी। क्यों? क्योंकि उसके समय, जहांगीर के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नूरजहां गुट बहुत बड़ा था। इसको समझने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट का टाइम चाहिए और इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि नूरजहां गुट था क्या। नूरजहां गुट की एक बड़ी विशेषता थी कि इस गुट में जो व्यक्ति शामिल थे उनमें से हर एक व्यक्ति, ध्यान से देखेंगे, हर एक व्यक्ति अपने आप में शासन था। ध्यान से देखेंगे, पहले एक चीज और समझ लीजिए, इस जहांगीर का ही एक बेटा जिसे अकबर बादशाह बनाना चाहता था, यानी इसका पुत्र, उसको समझ लीजिए, इसका पुत्र जिसका नाम खुसरो था, विद्रोह कर दिया। इसने विद्रोह कर दिया, कहने लगा मेरे बाबा जो थे, या ध्यान से सुनना, मेरे बाबा यानी मेरे अकबर, उन्होंने कहा था कि बादशाह खुसरो तुम बनना और पिताजी तुम कैसे गद्दी पर बैठ गए। तो इस बात को लेकर उसने 1606 ईस्वी में एक विद्रोह कर दिया। जैसे ही 1606 में विद्रोह करता है, वैसे ही भैरोवाल का एक युद्ध हो जाता है। ध्यान से देखना, खुसरो ने विद्रोह किया और ये विद्रोह किया 1606 ईस्वी में, और इस विद्रोह को जब इसने किया तो फिर इसी समय भैरोवाल का युद्ध हुआ। भैरोवाल का युद्ध, इस युद्ध को जहांगीर और खुसरो के बीच लड़ा गया युद्ध कहा जाता है। याद रखना, जहांगीर वर्सेस खुसरो, यानी पिता और पुत्र के बीच में ये युद्ध लड़ रहा है। खुसरो पुत्र था और जहांगीर पिता था। ये गद्दी पाने के लिए दोनों की लोभ की एक चरम सीमाएं थी। कहा जाता है इस युद्ध में जब जहांगीर ने युद्ध का नेतृत्व किया तो खुसरो पराजित हुआ। इस युद्ध में इसका, जहांगीर का एक बेटा जो इसका नाम खुर्रम था, वो भी शामिल था। ध्यान से देखेंगे, इसका एक और पुत्र था, यानी खुसरो का भाई जिसका नाम खुर्रम था, वो भी शामिल था। इस खुर्रम को ही आगे चलकर आप देखेंगे शाहजहां के नाम से जाना गया है। जब वो राणा सांगा के वंशज को अपने अधीन कर लेता है तब उसे शाहजहां की उपाधि मिलती है। ध्यान से देखना, तो ये खुर्रम भी जहांगीर के साथ था इस युद्ध में। आखिर में क्या हुआ, खुसरो पराजित हुआ और शहजादा खुर्रम ने इसकी, खुसरो की हत्या कर दी थी। ध्यान से देखेंगे, भैरोवाल का युद्ध अगर पूछा जाता है तो 1606 ईस्वी में। तो इस युद्ध के बाद इस खुसरो की कहानी समाप्त हो जाती है। खुर्रम ने इसका कत्ल कर दिया। तो पहला एक कह सकते हैं मुगल शहजादा जिसको अपने ही भाई द्वारा कत्ल किया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, फिर इसके बाद में समस्याएं अभी भी कम नहीं थी, क्योंकि अभी नूरजहां गुट शेष बाकी है। ध्यान से देखेंगे, तो इस तरह करके कहा जाता है इस खुसरो की सहायता की थी अर्जुन देव ने। अर्जुन देव उस समय गुरु हुआ करते थे सिखों के। याद रखेंगे, इस शहजादा खुसरो की गुरु अर्जुन देव ने हेल्प कर दी और इस खुसरो की मदद करने
के कारण। भैरोवाल पंजाब में पड़ता है, याद रखेंगे। ये जो भैरोवाल का युद्ध हुआ था ये पंजाब में हुआ था और इसी युद्ध में गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, खुसरो की मदद करने के कारण फिर गुरु अर्जुन देव को यानी अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया, इनको फांसी की सजा दी गई थी, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव की भी हत्या करा दी। क्यों करा दी? क्योंकि एक्चुअल में था ऐसा, खुसरो ने 2.5 लाख रुपया यानी 2.5 लाख चांदी की सिक्के दिला दिए किसके, अर्जुन देव को। अर्जुन देव इनका गुणगान करने लगे और कहा जाता है जिससे जहांगीर में एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, कहने लगा कि ये तो मेरे पुत्र को ही भड़का रहे हैं। तो जिस कारण से खुसरो ने विद्रोह भी किया, आगे चलकर खुसरो का विद्रोह दमन तो किया ही गया, साथ ही साथ अर्जुन देव को भी मृत्युदंड की सजा दे दी गई। तो इस तरह करके ये था खुसरो का और जहांगीर का जो विद्रोह था और उसका पूरा कॉन्सेप्ट। अब जरा देख लीजिए इसी जहांगीर के समय नूरजहां गुट क्या था। तो कि ये जो नूरजहां गुट है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको इतिहास में महत्वपूर्ण गुट के रूप में मिलेगा। तो जरा देखना, हेडिंग डाल लीजिए छोटी सी, नूरजहां गुट। इस गुट में ध्यान से देखेंगे, नूरजहां जिसका मूल नाम मेहरुनिशा था, मेहरुनिशा इसका मूल नाम था। कहा जाता है ये इसमें ग्रुप में सबसे प्रमुख महिला थी। इसके बारे में, नूरजहां के बारे में कहा जाता है कि नूरजहां के जो पिता थे, ध्यान से देखना, पिता ग्यास बेग, जिन्हें एतमादुद दौला की उपाधि मिली थी। ये जहांगीर ने इन्हें एतमादुद दौला की उपाधि दी थी, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद इस गुट में नूरजहां की माता, जिनका नाम अशमत बेगम था। इन सब पे बहुत प्रश्न पूछे गए, सब पर डिस्कशन होगा अभी। अशमत बेगम थी। फिर इसके बाद इस नूरजहां का भाई आसफ खान था। आसफ खां की चर्चा आप सब पहले ही सुन चुके हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है उसमें मान सिंह और आसफ खां दोनों सेनापति के रूप में जाते हैं और महाराणा प्रताप को पराजित करते हैं, यानी ये अकबर के समय सेनापति रहे थे। फिर इसके बाद में इस नूरजहां गुट में ही और देखेंगे, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। फिर इसके बाद इस नूरजहां गुट में ही आपको इसका दामाद मिलेगा नूरजहां का, जिसका नाम शहरयार था। ये शहरयार जो था ये जहांगीर का बेटा भी था, छोटा जहांगीर का छोटा बेटा। तो इस तरह करके नूरजहां और जहांगीर का जो गुट था वो था, ध्यान रखें, इसे ही नूरजहां गुट कहा जाता था। इस गुट के साथ ही साथ शुरुआत में कुछ लोग इस गुट में और शामिल हुए थे, ध्यान से देखना, लेकिन वो आगे चल करके प्रतिद्वंदी बन गए, इसीलिए इनका एरो इधर लगा है। इस तरफ के लोग एक तरफ हो जाते हैं, अभी आप देखेंगे, इस तरफ के लोग एक तरफ। कहा जाता है ये जो बीच में दीवार है उसका कारण भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ इधर आता है शहजादा खुर्रम, जिसको शाहजहां के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद दूसरा था महावत खां, जो नूरजहां का और जहांगीर का सेनापति था। फिर इसके बाद में इसी तरफ बाद में आ गए कौन, आसफ खान, जो नूरजहां के भाई थे। फिर इसके बाद
इसी में अंजुमन बानो बेगम, जिनका मूल नाम मुमताज़ था, मुमताज़ महल के उपनाम से भी इनको जानते थे। इनका मूल नाम अंजुमन बानो बेगम था और ये आशफ खान की बेटी थी। ध्यान रखना, इसकी एक पुत्री थी, ये याद रखना। तो इस तरह करके पूरा आपको कॉन्सेप्ट तैयार होगा। ये नूरजहां गुट था और कैसे इसने काम किया जरा समझना। नूरजहां के बारे में पहले समझ लीजिए, नूरजहां क्या थी, कैसे इनका आगे चलकर जहांगीर से संपर्क हुआ। कहा जाता है नूरजहां और मेहरुनिसा ये जो थी, इनके पिता जो थे ये ईरान यानी तब के पर्शिया से आए हुए थे, यहाँ के रहने वाले थे। कहा जाता है एक बार जंगल में इनको जो ग्यास बेग हैं वो उनको जंगल में नूरजहां यानी मेहरुनिसा पड़ी हुई मिली थी। कहा जाता है इतनी कोमल, इतनी अच्छी ये लड़की थी कि इसके ऊपर जो सांप था वो छांव कर रहा था। बहुत धूप थी इसके ऊपर, नूरजहां के ऊपर, तो इसके ऊपर छांव कर रहा था, जिस कारण इसको नूरजहां के नाम से जाना गया। इसके अंदर इतना नूर झलक रहा था जहां भर का कि लोग इसको नूरजहां के नाम से जानने लगे। जब उस सांप का दृश्य देखा तो ग्यास बेग ने उसे उठा करके अपने घर ले आए और असमत बेगम के साथ वो रहने लगी। धीरे धीरे बड़ी हुई तो आगे चल करके ये ग्यास बेग आ गए किसके दरबार में, ईरान से आए थे, याद रखना, और ये आ गए अकबर के दरबार में। ग्यास बेग ने ही हुमायूं के मकबरे का डिजाइन तैयार किया है, याद रखना। तो अब आपको शॉर्ट करके एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करना है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, सबसे पहला यहीं से शुरू कर दीजिए, ग्यास बेग। ग्यास बेग के बारे में कहा जाता है कि ग्यास बेग ये ईरान से आए थे और ये हुमायूं का मकबरा जो बना है, हुमायूं के मकबरे को बनाने वाले मुख्य वास्तुकार। इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत उम्दा किस्म का बनाया गया मकबरा है। ये पहली चारबाग शैली की रचना है जो हुमायूं का मकबरा है, ध्यान रखना। फिर ग्यास बेग जब आगे ये वास्तुकार थे, फिर इसके बाद इनको एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई। एतमादुद्दौला की उपाधि मिली, ये जहांगीर ने इन्हें उपाधि दी। फिर इसके बाद में इनके बारे में, ग्यास बेग के बारे में कहा जाता है कि इनका ही भारत में पहला पिट्रा ड्यूरी शैला का मकबरा है, जिसे एतमादुद्दीन का मकबरा या पिट्रा ड्यूरी शैला का मकबरा कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पिट्रा ड्यूरा शैली का पहला मकबरा, पिट्रा ड्यूरा शैली का ये पहला मकबरा है। कहा जाता है ये जो मकबरा बनवाया गया ना, इस मकबरे का बाहरी हिस्सा जो है पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है और जो अंदर का हिस्सा है वो रंगीन कांच से बना है। यही पिट्रा ड्यूरा शैली है। पिट्रा ड्यूरा शैली की जो रचनाएं होती हैं उनमें रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उनकी भव्यता और बढ़ जाती है, और बाहरी हिस्से पर संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ग्यास बेग द्वारा बनाया गया पहला मकबरा, ग्यास बेग का जो मकबरा है वो पिट्रा ड्यूरा शैली में बनाया गया। इसके बाद में कहा जाता है ग्यास बेग के बारे में, ये जहांगीर के समय, जहांगीर के वजीर थे, याद रखेंगे, जहांगीर के वजीर थे। तो इस तरह एतमादुद्दौला की आप यानी ग्यास बेग की आपने क्या कर ली, पूरी बातें चर्चा कर ली।
अब इनकी माता असमत बेगम पर आ जाइए, यानी नूरजहां गुट के दूसरे सदस्य असमत बेगम। हेडिंग डाल लेंगे असमत बेगम। असमत बेगम को कहा जाता है गुलाब के फूल से इत्र बनाना इन्होंने ही दुनिया को सिखाया। गुलाब के फूल से इत्र बनाने की कला शुरू की, जिस कारण इनको इतिहास में जाना जाता है। इन्होंने ही गुलाब के फूल से इत्र बनाने की जो परंपरा है वो शुरू की। अब जहांगीर की एक तरह से सास जो थी असमत बेगम, उनको भी आपने देख लिया। भाई आता है आसफ खान। आसफ खान को याद रखना अकबर का सेनापति था। और फिर यहाँ पर जब नूरजहां गुट में आता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जहांगीर के एक तरह से करीबियों में एक बन जाता है। फिर इसके बाद में इसका शाहजहां से आसफ खान का ज़्यादा लगाव रहा और फिर आगे चल कर के समस्या इसी कारण बन गई। समस्या क्या थी जरा समझना। समस्या इसलिए बन गई क्योंकि जो नूरजहां थी वो थोड़ा महत्वाकांक्षी किस्म की महिला थी, यानी उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं जन्म लेने लगी। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपनी जो बेटी थी, याद रखना लाडली बेगम, इसकी जो शादी है वो शहरयार से करा दी, यानी जहांगीर के छोटे बेटे से करा दी। ध्यान रखना लाडली बेगम जो थी, ये लाडली बेगम शेर अफगान की एक तरह से बेटी थी। अच्छा, शेर अफगान कौन था जरा समझ लीजिए। शेर अफगान कौन था? कहा जाता है अकबर के समय ये घटना पूरी है, जिसको समझ लेना आप। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इससे आपको बहुत सारी चीज़ें के उत्तर भी मिल जाएंगे। कहा जाता है नूरजहां एक नर्तकी के रूप में अकबर के दरबार में आई थी। बहुत अच्छा डांस कर लेती थी। ग्यास बेग इन्हें लेकर के आए थे। धीरे धीरे अकबर को डांस इनका इतना पसंद आने लगा कि अकबर ने इन्हें राजकीय नर्तकी के रूप में रख लिया। जैसे ही ये डांस करने आती थी, सलीम यानी जहांगीर इसको देखता था। देखते देखते इसके ऊपर मोहित हो गया, यानी मन इसका क्या हो गया, फिसल गया। कहने लगा कि अब हम शादी इसी से करेंगे, यानी नूरजहां से। सुंदर तो थी, डांस भी बहुत अच्छा करती थी, जिस कारण इसके एक तरह से दिमाग में सवार हो गया कि अब हमें शादी करनी है तो नूरजहां से ही करनी है। उसने अपने पिता से ये बात बताई तो पिता यानी अकबर ने सीधे मना कर दिया कि एक नर्तकी से कोई राज घराने की शादी होती है भला, तो उन्होंने मना कर दिया। सलीम को ये बात बहुत चुभ गई, लेकिन उसने अपनी जो ये थी नूरजहां, इसको छोड़ने से इनकार कर दिया। अकबर के लाख मना करने पर ये नहीं मानी। अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने इस नूरजहां की शादी, याद रखना, अपने एक सरदार शेर अफगान से करा दी। तो अकबर ने नूरजहां की शादी शेर अफगान से करा दी। शेर अफगान से करा दी। इस शेर अफगान से ही लाडली बेटी जो थी उसका जन्म हुआ है। याद रखेंगे, लाडली जो बेगम है यानी जो मेहरुन्निसा या नूरजहां की बेटी है, उसका जन्म इस शेर अफगान की पुत्री के रूप में ही हुआ है। ध्यान रखेंगे, ये शेर अफगान और नूरजहां की पुत्री जो लाडली बेगम था, उसका विवाह करा दिया गया जहांगीर के छोटे बेटे से, जिसका नाम शहरयार था। फिर क्या था, समस्या और बढ़ने वाली थी। समस्याएं इसलिए बढ़ने वाली थी क्योंकि उधर शहजादा खुर्रम भी अपने आप को सुल्तान से कम नहीं मानता था। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए क्योंकि शहजादा खुर्रम यानी जो शाहजहां था, उसने बहुत काम भी ऐसे किए थे। 1615 ईस्वी में अभी तक अहमद जैसे बड़े राज्य को मिलाना मुश्किल हो रहा था। 1615 में अहमदनगर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अहमदनगर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जैसे ही अधीनता स्वीकार करता है, यानी अहमदनगर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, इसके बाद उसने, याद रखना, यही नहीं रुका, चित्तौड़ के राणा को भी अपने पास बुलाया और कहा अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हें हम
आक्रमण करके नष्ट कर देंगे। तो इस तरह करके चित्तौड़ के राणा ने भी अधीनता स्वीकार कर ली, जो अकबर के समय भी संभव नहीं हो पाई थी। तो याद रखेंगे चित्तौड़ के राणा ने भी अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि चित्तौड़ एक ऐसा क्षेत्र था जहां महाराणा प्रताप राज करते थे। अकबर ने इन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित तो किया, लेकिन ज्यादा दिनों तक चित्तौड़ को अपने अधीन नहीं रख पाए। फिर से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने फिर से अपने सारे क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया था। तो इस तरह करके जो चित्तौड़ था वो स्वतंत्र था, जिसे इसी शाहजहां ने अपने अधीन मिलाया था। याद रखेंगे, इसके कह सकते हैं अधीनता मुगलों की स्वीकार कर ली। तो इस तरह करके जब चित्तौड़ ने अधीनता स्वीकार की तो खुर्रम ने खुद को शाहजहां कह दिया। याद रखेंगे शाहजहां की उपाधि जो थी खुर्रम ने इसी समय धारण की थी। याद रखेंगे शाहजहां। तो इस तरह करके शाहजहां का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल था। इस रोल को देखते हुए शाहजहां ने खुद को अपने आप को यानी कि अपना ही कह सकते हैं सुल्तान घोषित कर लिया, यानी कहने लगा कि अब जहांगीर के बाद मैं ही सुल्तान बनूंगा, ऐसा उसके मन में प्रश्न चलने लगा। इधर नूरजहां ने क्या किया, अपने बेटे शहरयार यानी जो जहांगीर का बेटा था उससे शादी करा दी। किसकी? अपनी पुत्री लाडली बेगम की। याद रखेंगे जैसे ही ये शादी होती है तुरंत ही क्या होता है, नूरजहां गुट बिखरने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि समस्या ये थी कि खुर्रम पहले से ही ये तय कर चुका था कि अब हम सुल्तान बनेंगे। बड़ा बेटा था, अधिकार भी था उसका, लेकिन नूरजहां महत्वाकांक्षी महिला थी। आप सबको पता होगा अकबर के लाख मना करने के बावजूद भी नूरजहां की जब शादी शेर अफगान से हुई और उसके बाद जहांगीर ने आगे चल करके इस नूरजहां से खुद शादी कर ली और कहा कि शेर अफगान की इसी ने हत्या करा दी थी। याद रखेंगे जहांगीर ने शेर अफगान की हत्या करा दी और अकबर की जैसे ही डेथ होती है खुद शादी कर लेता है। तो इस तरह करके यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आने वाली थी। कहा जाता है 1622 ईस्वी में इसी शाहजहां को भेजा गया कहाँ पर, कांधार पर। याद रखना कांधार अभियान पर जैसे ही शाहजहां से कहा गया तुम जाओ, और ये अभियान करने से मना कर देता है। ध्यान से देखना, अभी क्या था, वो सुल्तान बनने वाला है, जैसे ही शादी कर देती हैं लाडली बेगम की शहरयार से और शहरयार को शासक बनाने की कोशिश में जुट जाती नूरजहां, वैसे ही खुर्रम ने राजकीय सहयोग देने से मना कर दिया। कंधार अभियान पर खुद को जाने से उसने रोक लिया, कहने लगा अब हम कंधार अभियान क्यों करें जब हम सुल्तान ही नहीं है, भेजो शहरयार को। उसकी बात भी सही थी, शहरयार जब शासक बनने वाला है तो वो क्यों जाए। तो जिस कारण से फिर समस्या बढ़ गई और फिर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। ध्यान रखेंगे कहा जाता है 1622 ईस्वी में फारस के शासक ने कंधार पर अधिकार कर लिया। फारस के शासक ने कंधार पर अधिकार कर लिया। शहजादा खुर्रम को कहा गया भाई तुम जाओ कंधार अभियान करके आओ, लेकिन इसने मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए यानी इसी समय खुर्रम, जिसे शाहजहां कहा जाता था, ने विद्रोह कर दिया। मना तो कर ही देता है, कहता मैं नहीं जाऊंगा इस अभियान पर कंधार के, और उसने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह जैसे ही करता है तो इस विद्रोह का दमन याद रखना नूरजहां के कहने पर महावत खान ने ही किया है। महावत खान जो सेनापति थे उन्होंने इस विद्रोह का दमन कर दिया। खुर्रम जो शाहजहां था उसने खुद को सरेंडर कर दिया, यानी कहने लगा ठीक है अब हम विद्रोह नहीं करेंगे, उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन आगे चल करके कहा जाता है कि नूरजहां और जहांगीर दोनों कश्मीर अभियान पर जाते हैं, जहां उनको सांस की बीमारी हो जाती है। याद रखना जहांगीर को इसी अभियान के समय सांस की बीमारी हो गई। फिर इसके बाद वो कभी, तो हम लोग समझ रहे थे शहजादा जो खुर्रम था उसका विद्रोह,
उसने विद्रोह कर दिया और मना कर दिया कि अब मैं कंधार अभियान पर नहीं जाऊंगा। जैसे ही वो मना करता है तो इसका दमन महावत खान ने किया। इनका महावत खान का मूल नाम पूछा जाए तो याद रखना, मूल नाम जमात बेग था। जमात बेग इनका मूल नाम था। जमात बेग के नाम से ये जाने जाते थे। महावत खां भी इन्हीं का नाम था। ध्यान रखेंगे, इन्होंने इस विद्रोह का दमन कर दिया। लेकिन जैसे ही नूरजहां कश्मीर अभियान पर जहांगीर के साथ जाती है, वैसे ही महावत खान भी विद्रोह कर देते हैं। ध्यान से देखना, आखिर में जब ये महावत खान सरेंडर करा देते हैं इस खुर्रम को, तो फिर आगे चल कर के कश्मीर में जाते वक्त नूरजहां जा रही थी और इनके साथ जहांगीर जा रहे थे। आप सबको पता है कश्मीर जो था वो 1586 में अकबर के समय इनके अधीन मुगलों के आ गया था। आप सबको बताया गया था। इसी अभियान पर बीरबल की मृत्यु भी हुई थी। यूसुफजई कबीले से लड़ते वक्त इनकी मृत्यु हुई। ये लोग कश्मीर गए और इसी बीच रास्ते में ही महावत ने भी विद्रोह कर दिया। तो इस प्रकार जो एक गुट बना हुआ था, जिसके कारण नूरजहां के गुट के कारण जहांगीर को बहुत सारी उपलब्धियां मिली, वो गुट अब बिखरने लगा। शहजादा खुर्रम ने भी विद्रोह कर दिया। उधर शहरयार को शासक बनाने के चक्कर में नूरजहां इतनी महत्वाकांक्षी हो गई कि उन्होंने कोई भी सही या गलत डिसीजन लेने का कोई भी अपने आप में निश्चय नहीं कर पाई। उन्होंने शहरयार को शहजादा घोषित कर दिया, बादशाह बनाना चाहा, लेकिन खुर्रम को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने सीधे शहरयार को ही मृत्युदंड मतलब मृत्यु कर दी, हत्या कर दी, जिस कारण से अब उसका बादशाह बनना तय था। कहा जाता है इसी दमा रोग के कारण, जैसे ही आपको बताया गया कि जहांगीर को दमा रोग हो गया था, जैसे ही दमा रोग के कारण एक दिन अचानक 1628 ईस्वी में कहा जाता है जहांगीर की डेथ हो गई। उसके बाद शाहजहां गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये था वास्तव में जहांगीर का पूरा जीवन काल। जहांगीर के बारे में कुछ चीजें और समझ लीजिए जो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट रहेंगी। ध्यान से देखना, जहांगीर था, इसकी माता को आप समझ गए। जहांगीर के बारे में कुछ चीजें और समझ लीजिए। इनके जो गुरु थे जहांगीर के, वो कहा जाता है रहीम दास थे। सलीमा बेगम और बैरम खान के पुत्र और अकबर के दत्तक पुत्र थे रहीम दास। इनको कहा जाता था, इनका गुरु था। याद रखेंगे, यानी इस सलीम के ये गुरु थे। फिर इसके बाद कहा जाता है कि जहांगीर ने अपनी जीवनी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। तो इस तरह करके इन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी भी लिखी। फिर इसके बाद कहा जाता है जब शाहजहां का इस जहांगीर से मनमुटाव चलने लगा, तो जहांगीर शाहजहां को चाहता तो बहुत था, लेकिन उसने, याद रखना, जहांगीर ने अपनी जो पत्नी थी जगत गोसाई, उनको बुलवाया। याद रखना, जहांगीर ने कई सारी शादियां की हैं। इसकी पत्नियों का अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। एक तो मानबाई थी जो मान सिंह की बहन थी, याद रखेंगे, मान सिंह की बहन, यानी जो मान सिंह थे कछवाहा राजकुमार, उनकी ये बहन थी। फिर इसके बाद में कहा जाता है दूसरी शादी इसने की जगत गोसाई से। ये राठौर राजकुमारी थी, जगत गोसाई, ये राठौर राजकुमारी थी। और इनके बारे में कहा जाता था कि इन्हीं का पुत्र था शाहजहां। पुत्र जो था उसको खुर्रम या आप शाहजहां के नाम से जानते हैं, याद रख लेंगे। फिर इसके बाद में इन्होंने नूरजहां से भी शादी की। इतिहास में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि नूरजहां, कई सारी इस पर फिल्में बनी हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि नूरजहां ही
अनारकली थी या नहीं थी, कन्फ्यूजन है। कई सारे साक्ष्य जो मिलते हैं जिनमें बताया गया नूरजहां अनारकली थी, कई सारे साक्ष्य मिलते हैं जिसमें नूरजहां को अनारकली नहीं बताया गया। जॉन डी लायट ने 1622 ईस्वी की ये घटना जो है नूरजहां की, इसका वर्णन किया है। ध्यान रखना है जो 1622 ईस्वी की घटना है, इसका जॉन डी लायट नाम के एक यात्री ने वर्णन किया है। अभी आप देखेंगे वो हॉलैंड का रहने वाला था, जॉन डी जो था, और उसने इसका वर्णन किया है। तो इस तरह करके ये था पूरा जहांगीर का सिस्टम। कहा गया जब इसकी मृत्यु हुई तो ये कश्मीर अभियान पर गया हुआ था, उसी समय इसको दमा रोग हो जाता है और वहीं पास में ही लाहौर के शाहदरा में इसको दफना दिया जाता है। याद रखेंगे शाहदरा लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया है। समझ लीजिए जरा, शाहदरा ये लाहौर में पड़ता है। जहांगीर का मकबरा, यहीं इसकी मृत्यु हो गई और इसी जगह लाहौर के पास शाहदरा नाम का एक क्षेत्र पड़ता है, वहीं से दफना दिया गया। तो इस तरह करके ये था जहांगीर। इसके बारे में कई सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है। इसके समय जहांगीर का शासनकाल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णयुग कहा जाता है। याद रखेंगे, चित्रकला का स्वर्ण या स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है, तो ध्यान से देखेंगे जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर का शासन काल। फिर इसके बाद में कहा जाता है इस जहांगीर के शासनकाल के बारे में कि इसके समय अंग्रेजी यात्री बहुत से आए, विदेशी यात्री बहुत से आए। तो आप सब चाहें तो ऐसे करके एक टेबल बना लीजिए और ऊपर लिख दीजिए विदेशी यात्री। जो महत्वपूर्ण है उनके विवरण जो हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। पहला तो कैप्टन हॉकिंस के रूप में एक अंग्रेज यात्री आता है। कैप्टन हॉकिंस के रूप में एक अंग्रेज यात्री आता है। ये जहांगीर को इतना प्रसन्न कर लेता है कि जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। फिर इसके बाद में इसे 400 का मनसब भी दिया, 400 का मनसब दिया। और कहा जाता है इस कैप्टन हॉकिंस को एक तरह से गौर से समझना, ये हेक्टर नामक जहाज से आया था। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया, हेक्टर नामक जहाज से आया। अब देखो यूपीपीसीएस वाले कहाँ का क्या क्या पूछ सकते हैं। इतना खतरनाक प्रश्न कि किस जहाज से आया, कोई याद रखता है क्या? इस तरह के प्रश्न भी यूपीपीसीएस में पूछे गए। और ध्यान रखना है हेक्टर वो जहाज था जिस पर बैठ करके ये हॉकिंस आया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इस कैप्टन हॉकिंस ने ही 1608 से लेकर 1615 के जो साक्ष्य विवरण है वो दिए। इसके बारे में और कुछ चीजें ध्यान से देख लीजिएगा। ये कैप्टन हॉकिंस जो आता है वो जेम्स फर्स्ट जो था, ब्रिटेन का राजा जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर आता है। और ये पत्र लेकर आता है अकबर के नाम का। अंग्रेजों को ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया था गद्दी पर कौन बैठा है,
1608 की बात है, यानी 1605 की घटना का अभी उसको ज्ञान नहीं था कि अकबर की डेथ हो गई है। तो ये पत्र जो लेकर के आया वो अकबर के नाम का लेके आया और जहांगीर को ये पत्र देता है, जिस कारण जहांगीर को इन सब चीज़ों से, अंग्रेज़ों की रहन सहन, इनकी बोली भाषा और इनका जो विवरण थे वो सब देख करके बहुत खुश होता है और आखिर में कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित कर देता है। तो इतने सारे प्रश्न आपको इस कैप्टन हॉकिंस से याद कर लेने, ध्यान रखेंगे। फिर दूसरे यात्री की ओर बढ़ जाइए। टॉमस रो, ये भी एक बहुत उम्दा किस्म के कह सकते हैं आप यात्री रहे। इन्होंने जहांगीर से तुर्की में बात की। याद रखना है 1615 से आते हैं और 22 तक भारत में रहते हैं। ये मुगल दरबार में 1 वर्ष रुके हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, मुगल दरबार में 1 वर्ष कौन रुका है? 1 वर्ष रुके। याद रखेंगे, ऐसे ही याद कर लेना कि टॉमस रो एक ऐसे अंग्रेज यात्री थे जिन्होंने 1 वर्ष तक मुगलों के दरबार में रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सूरत में एक जगह मिली थी। याद रखना, टॉमस रो को ही सूरत में कंपनी लगाने की जगह मिली। सूरत में कंपनी लगाने के लिए जगह मिली। याद रखेंगे। तो इस तरह करके टॉमस रो आते हैं भारत। ये भी जेम्स फर्स्ट के ही राजदूत थे, ये याद रखना। अगर पूछा जाता है तो कुछ भी छोड़ना मत, जेम्स फर्स्ट के राजदूत। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं बहुत लिमिटेड हैं और बहुत सटीक हैं, इनको एक को भी नहीं छोड़ना है। आप सब लोगों को बता दिया गया, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फिर जॉन डी लायट के बारे में समझ लेते हैं। क्या इन्होंने अपने विवरण दिए हैं, कैसा क्या इनका वर्णन है। ध्यान से देखेंगे, जॉन डी लायट, नोट करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए साथ ही साथ। देखिए प्यारे बच्चों, आप सबको मैं पहले से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ अगर आप रिलेट करके इसी तरह पढ़ ले गए, हिस्ट्री बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और अगर आपने ज़रा भी इधर उधर करने की कोशिश की तो घटनाएं आपको कभी भी याद नहीं रहेंगी। फिर इसके बाद में तीसरा अगर आप देखना चाहें, पहला तो आपने इसको देख लिया हॉकिंस को, दूसरा टॉमस रो को देख लिया। सबसे ज़्यादा विदेशी यात्री इसी जहांगीर के समय आते हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तीसरा इसके समय जॉन डी लायट आया। ये हॉलैंड से आया हुआ था। हॉलैंड से आया। याद रखेंगे, इसने जो बात बताई सलीम और अनारकली की जो कहानी है, सलीम और अनारकली की कहानी इसी ने लिखी, इसी ने लिखी। ध्यान से देखेंगे, सलीम और अनारकली की कहानी इसी ने ही लिखी, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में जॉन डी लायट ने जब अपने विवरण दे दिए, उसके बाद में कहा जाता है, ध्यान से देखना, इसके बाद कहा जाता है ये कब आया था, तो याद रखना 1622 से इसने 1636 तक अपना भारत में समय व्यतीत किया है और इसी समय वो जहांगीर से मिलता है, ध्यान रहेगा। और सलीम और अनारकली की जो कहानी है वो जॉन डी लायट ने ही लिखी, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके आपको जहांगीर का पूरा शासनकाल, उसकी व्यवस्थाएं, वो सब पता चल गई। इसकी उपलब्धि का एक कारण ये भी कहा गया है कि जहांगीर जो था वो अपने पिता अकबर की जितनी भी नीतियां थीं उनको सबको लागू करते रहता है। उसने कोई भी कट्टरवाद नहीं अपनाया, मंदिर तोड़ने से वो बचता रहा और इसी तरह से वो कई वर्षों तक अपने पिता के जाने के बाद करीब 23 वर्ष तक गद्दी संभाले रहा। फिर इसके बाद में आपसी मतभेद और फिर अचानक से जहांगीर की डेथ के कारण फिर जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठता है वो था शाहजहां।
इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी। पहले ज़रा अनारकली और सलीम की बात जो आती है वो समझ लीजिए। नूरजहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये सलीम से बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी। सेम सलीम का भी था। सलीम भी अपने पिता को इसी जहांगीर यानी सलीम ने ही अपने पिता को भी इसी अनारकली के कारण जहर दिया था। आप सबको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इसके पिता ने यानी सलीम के पिता ने इसकी शादी जब नूरजहाँ की करा दी तो सलीम बहुत मतलब गुमनाम सा रहने लगा, अकेले रहने लगा, मदिरा पान शराब ये सब पीने लगा। तो अकबर को बहुत मतलब इस अनारकली के ऊपर गुस्सा आता था। लेकिन जैसे ही अकबर की अचानक डेथ होती है फिर दोनों करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद सलीम ने शेर अफगान की हत्या कर दी और उसके बाद इससे शादी कर लेता है अनारकली से। फिर इसके बाद में इसी अनारकली को ही नूरजहाँ कहा गया है। आप सबको जॉन डी लायट की इस पुस्तक में जहांगीर की जो पत्नी है उसको अनारकली कहा गया। याद रखना, इतिहास में आपको अनारकली नाम से कोई भी महिला नहीं मिलेगी। कई लोग इसको ये भी घटना बताते हैं कि अकबर ने इसे दीवार में चुनवा दिया था, लेकिन ये जॉन डी लायट की मनगढ़ंत कहानी है। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल में अगर ऐसा होता तो जॉन डी लायट घटना का उल्लेख कर रहे हैं 1622 में आकर के। ध्यान से देखना, 1622 ईस्वी में भारत आते हैं और इन्होंने इस घटना को तब से जोड़ा है। तब उन्होंने सुनी सुनाई घटनाओं का अनुवाद किया है। इस समय तो जहांगीर के शासनकाल के कितने वर्ष निकल चुके थे, लगभग आप सब देखें करीब 17 वर्ष वो शासन कर चुका था। उसके बाद की ये घटना है। ध्यान रखेंगे तो इस तरह करके कोई भी इस तरह की महिला नहीं दिखती है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में 1622 ईस्वी में जब कहा जाता है कि कंधार का विद्रोह हुआ, उसके बाद नूरजहाँ थोड़ा न्यूट्रल हो गई। वो एक तरह से लाहौर वहाँ चली गई कश्मीर और वहीं रहने लगी थी। कहा जाता है 1645 ईस्वी तक जो ये अनारकली है वो जिंदा रही थी, यानी नूरजहाँ जिंदा रही थी, और ये कश्मीर में 1645 में इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखना। तो इस तरह करके एक ऐसी जो मनगढ़ंत कहानी है उसमें उलझने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। और अगर आपको कभी भी इस पर ज़्यादा रिसर्च करनी है, कुछ भी करना है, तो अंत में पता आप कहाँ पाएंगे? अंत में आपको इस जॉन डी लायट की आखिरी लाइन यही लिखी मिलेगी, उसके जो विवरण हैं उनमें, कि यह घटना मात्र एक काल्पनिक है, इसका ऐतिहासिक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। अगर आप अच्छी बुकों में पढ़ेंगे तो इस तरह करके ये जहांगीर था जिसके बारे में कहा गया। जहांगीर के बारे में और अधिक जो विवरण दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो वर्तमान में जहांगीरनामा का जो ये कह सकते हैं सुरु के जहांगीरी, इसका हिंदी वर्जन भी आ चुका है, लेकिन उसका भी कोई खास आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं। फिर इसके बाद में इसके कवियों के बारे में अगर देखा जाए तो गजाली नाम का एक व्यक्ति था जो जहांगीर का राजकवि था। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा गया है। राजकवि, तो राजकवि इसके थे गजाली। गजाली इसके राजकवि थे। ध्यान रखना, इसी ने बहुत सारे विवरण दिए हैं जहांगीर के समय। इसके समय की जो भी घटनाएं हैं गजाली ने ही बाकी में पूरी की हैं, ध्यान रखना। तो इस तरह करके आप सब ने जहांगीर को पूरी तरह से समझ लिया। अब हम अपने अगले शासक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा शाहजहां। याद रखना, शाहजहां को समझने से पहले जरा उसकी कुछ नीतियों को समझ लीजिए। शाहजहां के शासनकाल में कहा जाता है जब शाहजहां ने विद्रोह किया इस नूरजहाँ के खिलाफ, तो औरंगजेब और इसका शाहजहां का बेटा जो बड़ा बेटा था दारा, इन दोनों को नूरजहाँ ने अपने पास गिरवी रख लिया था, यानी कैद कर लिया था। ध्यान रखेंगे, शाहजहां उसी समय से बहुत ही अपनी इस नूरजहाँ से जो माता कहने को थी, सौतेली माता, उससे नफरत करने लगा था, जिस कारण ये किसी भी तरीके से गद्दी प्राप्त करना चाहता था और दिखाना चाहता था कि देखिए मैं कितना योग्य हूँ। तो अब आपको समझना है जहांगीर को, जहांगीर के पूरे विवरणों को जरा ध्यान से देखेंगे। शाहजहां को तो मैं इसको हटाए दे रहा हूँ। अब आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, शाहजहां। शाहजहां के बारे में अगर आपको समझना है तो आप 1628 ईस्वी के उस वर्ष में जाइए, और कहा जाता है इसका जो विवरण है वो 1658 तक ही रहता है। 1658 में औरंगजेब ने अपने इस पिता शाहजहां को कैद करा दिया और इसे बंद करा दिया आगरा के ताजमहल में।
ये जीवित रहा, याद रखना, 1666 तक जीवित रहा। 1666 में यहीं आगरा के ताजमहल में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको दफन कर दिया जाता है। तो इस तरह करके आप शाहजहां को समझेंगे, लेकिन ये जो विवरण है शाहजहां के, इनको आपको समझना है अगली क्लास में। आप जहांगीर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम कल से अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, यानी हम शुरू करेंगे किसे, हम शुरू करेंगे शाहजहां को। एक एक बात अच्छे से समझना, अगर चीज़ों को रिलेट करना सीख गए, शाहजहां को अकबर से, अकबर को फिर आप बाबर से, हुमायूं से रिलेट कर ले गए, शेरशाह सूरी से रिलेट कर ले गए। इसी तरह अगर आप जहांगीर को शाहजहां से, शाहजहां को औरंगजेब से, तो घटनाएं भी जुड़ती चली जाती हैं और एक कहानी टाइप की सब चीज़ें तैयार होती जाती हैं। अब नूरजहां गुट को जिसने समझ लिया, किसमें नूरजहां, उसके पिता, माता, भाई, उसका सेनापति, उसका बेटी, दामाद, ये शामिल थे। फिर इसके अपोजिट दूसरा पक्ष भी एक था जिसमें शहजादा खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जानते थे। फिर आगे चल करके आपको इसी में महावत खान शामिल मिलेंगे और इसी में आसफ खान जो नूरजहां के भाई थे वो भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जो जहांगीर का शासनकाल था इसी के समय मुमताज़ महल की शादी हो जाती है शाहजहां से। तो ध्यान रखना, उसी विवाह के कारण आसफ खान अब बन जाते शाहजहां के ससुर। तो इस कारण अब शाहजहां का पक्ष लेने शुरू कर देते हैं आसफ खान, तो जिस कारण नूरजहां गुट में एक आपस में ही दरार बन गई। तो ये बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है, क्योंकि अगर आप फैक्चुअल चीज़ों को याद करेंगे, नूरजहां कौन थी, जहांगीर की पत्नी थी, बस इतना तैयार करेंगे। लेकिन उसका अगर पूछ लिया पिता का नाम क्या है, पहला बताइए किसका मकबरा पिट्राड्यूरा शैली का मकबरा है, या एतमादुद्दीन का मकबरा किसके नाम का है, तो याद तो कर पाएंगे। तो इस तरह करके चीज़ों को रिलेट करना अगर आप सीख गए, चीज़ों का अगर आपने अच्छे से एक तरह से अनुभव से ध्यान से सीखा है, तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो इतना तैयार करके आइए, अगली क्लास में हम यहीं से मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।